हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th में इतिहास का जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग इसका बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको बिना देखे आप इस आगे के जो पार्ट्स हैं उनको समझने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। तो आज हम लोगों की क्या हेडिंग है, सबसे पहली कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि फ्रांस में जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी और जो फसल थी उसका उत्पादन उतना ही था। और इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे ओला पड़ गया या सूखा पड़ गया, ऐसी समस्याएं आ जाती थी फ्रांस में। तो इससे क्या होता था कि जितनी फसल होती थी वो भी नहीं हो पाती थी ढंग से, ठीक है। तो इससे जो है कीमतें चीज़ों की बढ़ गई थी, ठीक है, और लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। उसके भी मैंने कारण बताए थे क्यों नहीं खरीद पा रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो आज क्या होगा, इसमें जीवन का संकट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, अगर फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, अनाज की कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, ठीक है। आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, अनाज की कमी हो जाएगी। और जब अनाज की कमी हो जाएगी तो जो अनाज है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। उसकी क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। अनाज की कमी होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अनाज उतना ही है जितना पहले था, उसके बजाय उससे भी कम हो चुका है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी अनाज को खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है खाने की, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि कीमत कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा। तो जब अनाज की कमी हो जाएगी, जब फसल खराब होगी तो अनाज की कमी हो जाएगी, और अनाज की कमी अगर हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। कीमत अगर बढ़ेगी तो जो गरीब गुरबा लोग हैं वो पाव-रोटी नहीं खरीद पाएंगे, यानी खाना नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। जब वो लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे, मतलब पाव-रोटी नहीं खरीद पाएंगे, तो दो केस हो सकते हैं, ठीक है। दो केस हो सकते हैं। कौन सा केस हो सकता है, तो पहला केस ये होगा कि लोग जो है दंगे कर सकते हैं, खाने के लिए दंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है, सरकार के साथ, या जो भी दुकानदार हैं उनसे दंगे करेंगे प्राइस के लिए, मतलब उसकी कीमत को कम करने के लिए। और दूसरा क्या होगा कि लोग जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, जब रोटी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला देखते हैं, अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होगा, महामारी फैलेगी। महामारी मतलब लोग बीमार बहुत पड़ेंगे, ठीक है। और जब खूब बीमार पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, तो क्या होगा, उन लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वो सब लोग मर जाएंगे, है ना। और अगर दंगे होंगे दूसरे केस में, तो वो भी रिजल्ट उसका क्या होगा, डेथ्स, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो जीविका का संकट ऐसे उत्पन्न होता है, जो कि हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है, इस हेडिंग में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इसको जो है फिल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से अगर आप पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है। तो अब हमारे पास है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। मध्य वर्ग, ठीक है, एक मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग वैसे इसमें दिया हुआ है, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, ठीक है, हमने पढ़ा था। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे, ठीक है। अब उन लोगों को, अगर ये देखो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, ये जो लोग थे, मतलब कीमतें चीज़ों की बढ़ रही थी तो लोगों को बीमार पड़ रहे थे, महामारी आ रही थी, दंगे हो रहे थे तो उनकी मृत्यु हो रही थी। तो उन लोगों को क्या चाहिए था कि वो एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में कोई एक बदलाव लाएं समाज में। फ्रांस का जो समाज है, फ्रांस देश है, वहाँ एक ऐसा बदलाव लाया जाए सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, जिससे उनके लिए जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है, उनकी थोड़ी मदद हो सके। लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए कुछ साधन या कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी जो है तीसरे स्टेट के उन लोगों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर विचारों के संपर्क में आ सके थे, नए विचारों के संपर्क में, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने व्यापार किया, ठीक है, समुद्रों के रास्ते व्यापार किया और अपने को शिक्षित भी किया, यानी समृद्ध भी किया और शिक्षित भी किया तीसरे स्टेट के कुछ लोगों ने, ठीक है। तो उनके पास वो शिक्षित भी हो गए और समृद्ध भी हो गए। तो इन लोगों के पास नए नए विचार आए,
ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, इसे ही मध्य वर्ग कहा गया। देखो अब मध्य वर्ग क्या है, कौन है लोग, वो देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ठीक है, समुद्र के रास्ते व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार करके, कौन सा व्यापार करके, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, है ना, यानी व्यापार करके ये हो गया समृद्ध हो गए इस तरह से उन लोग। ठीक है, ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ठीक है, तो ये जो मध्य वर्ग वाले लोग थे व्यापार करते थे ऊनी और रेशमी कपड़ों का दूसरे देशों के साथ, मतलब दूसरे देशों को बेच देते थे। निर्यात का मतलब होता है ये अपने देश से दूसरे देश को किसी चीज़ को बेचना, और आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश को सामान खरीदना, किसी दूसरे देश से, उसको बोलते हैं आयात। ठीक है, तो ये लोग जो है मध्य वर्ग के जो लोग थे या तो उसको निर्यात कर देते थे यानी दूसरे देश को बेच देते थे, या तो खुद के ही देश के ऐसे लोगों को बेच देते थे जो अमीर होते थे, समृद्ध लोग होते थे, तो वो लोग खरीद लेते थे। ठीक है, ऐसे उन्होंने पैसा कमाया। ठीक है, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा, ठीक है, ये मध्य वर्ग के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशावर लोग भी शामिल थे। यानी व्यापारियों के अलावा मध्य वर्ग में प्रशासनिक सेवा करने वाले, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर हो गए सब ना, उस जमाने में जो सरकार की मदद करते थे, जो मतलब नेता लोग नहीं, नेता लोग तो बिना पेपर दिए बन जाते हैं। जैसे जिस प्रकार इस समय जैसे नेता लोग हैं और अधिकारी लोग हैं, ठीक उसी तरह उस समय के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो वो प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे व्यापारियों के अलावा, वकील भी होते थे, ठीक है, और अध्यापक भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे। तो ये सब लोग भी मिलके जो है, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग था। ठीक है, तो मध्यम वर्ग में देखो मैं लिख भी देता हूँ, जो हमारा मध्यम वर्ग था उसमें जो है मध्यम वर्ग में दो लोग आते थे। एक तो व्यापारी, है ना, जो समुद्र के रास्ते व्यापार करके या अपने ही देश में व्यापार करके ऊनी और रेशमी वस्त्रों का, ठीक है, तो पैसा कमा लेते थे। और दूसरा हमारे जैसे पढ़े लिखे हुए लोग, हालांकि व्यापारी भी पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़े लिखे मेरा इन द सेंस कि मतलब वो लोग वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, ठीक, तो ऐसे लोग, तो ये लोग मिलके ना तीसरे स्टेट के सिर्फ इतने लोग जो थे वो मध्य वर्ग का निर्माण करते थे मिलकर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी पढ़े लिखे थे, यानी प्रशासनिक सेवा, वकील और ये व्यापारी। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी जन्म से कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले लोगों के पास था, है ना, राजा, मंत्री और ये चर्च पादी लोगों के पास। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। यानी अगर उसको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है, जैसे प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले लोगों को दी जा रही थी सरकार के द्वारा नहीं, मतलब लुई 16 के द्वारा। ठीक है, तो वो किस आधार पर दी जा रही थी? इस आधार पे दी जा रही थी ना कि ये फर्स्ट स्टेट में जन्म हुआ है इसका सेकंड स्टेट में जन्म हुआ है, इसलिए इसको ये अधिकार मिलेंगे। तो ये मध्य वर्ग लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर अगर उनको सुविधाएं देनी है तो योग्यता के आधार पर आप दीजिए। ठीक है, ये कोई आधार नहीं हुआ कि आप इस स्टेट में तुम्हारा जन्म हुआ है तो जो है तुमको ये सुविधा दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मध्य वर्ग लोगों के मानना था। आगे क्या है, स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब इसी मध्यम वर्ग में, ठीक है, दार्शनिक भी थे, जैसे जॉन लॉक हो गए, जियां जॉक रूसो हो गए। तो इन लोगों ने बताया, ठीक है, कि समाज की जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, जो राजनीतिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है। ठीक है, यानी हमारे देश को कैसा होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को कैसे रहना चाहिए, हमारे जो राजा हैं लुई 16 इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है जॉन लॉक और जियां जोक रूसो ने, जो कि दार्शनिक थे, ठीक है, उन लोगों ने सरकार को बताया, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो देखो अपने 2 ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने एक अपनी किताब लिखी, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, 2 ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो है लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। कौन से अधिकार? दैवी और निरंकुश अधिकार। दैवी मतलब जैसे जो राजा था लुई 16, वो मानता था कि मैं जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, मतलब मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब मैं जो कहूँगा वो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, है ना। और उसके निरंकुश अधिकार, एक तो दैवीय अधिकार, यानी आप मतलब मैं राजा का गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझको ये जो अधिकार है ये मिलने चाहिए, राजा कहता था। और दूसरा अधिकार कि वो निरंकुश अधिकार, यानी जो चाहे वो कर ले। लुईस 16 जो चाहे वो कर सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता था। ये हो गया उसका निरंकुश। निरंकुश मतलब कोई भी अंकुश ना हो, बाधा ना हो, ठीक है। तो जॉन लॉक ने अपनी इस किताब में इसका खंडन किया, इन दोनों अधिकारों का, ठीक है, जो राजा के पास थे अधिकार। देखो रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। जो रूसो थे, देखो ये जॉन लॉक जो थे रूसो थे, ये जो नाम आ रहे हैं ना, और जो उनकी उनकी किताबें आ रही थी, और उन्होंने उस किताब में क्या कहा, ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। और उसकी टेंशन मत लीजिए कि आपको कैसे याद होंगी, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो रूसो ने क्या कहा कि जनता और सरकार के बीच में एक संबंध होता है, एक सामाजिक अनुबंध होता है, ठीक है। तो सरकार को ये संबंध जो है जनता और अपने बीच में बनाए रखना चाहिए, ठीक है। वो आगे देखेंगे क्या कहा उन्होंने। मॉन्टेस्क्यू, एक मॉन्टेस्क्यू आ गए, ठीक है। अब देखो एक जॉन लॉक हो गए, जियान जैक रूसो हो गए, और मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो है किताब इन्होंने लिखी, ठीक है। जॉन लॉक ने कौन सी लिखी थी, टू ट्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और रूसो ने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो आगे शायद दिया होगा, ठीक है। तो जो मोंटेस्क्यू थे उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की एक किताब लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सरकार को बताया, सरकार का उन्होंने मतलब लोगों को बताया कि सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। यानी सारी शक्तियाँ राजा को ही नहीं होनी चाहिए, राजा की शक्तियों को डिवाइड कर देना चाहिए, वितरित कर देना चाहिए। एक तो विधायिका को जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाती है लोगों से, तो ठीक है। और न्यायपालिका अगर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का कोई उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको दंड देने का काम करेगी। ऐसा उन्होंने मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब में बताया, ठीक है, कि सरकार को इन तीन ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, यानी राजा की शक्तियों को कम करके इन तीनों में बांट देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्हें ये बात कही, और जो इन्होंने ये बात कही, ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी, ठीक है। तो जो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इस किताब में फ्रांस के लिए कहा कि फ्रांस में ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा वो जो हमने बताया था ना कि ब्रिटेन जो फ्रांस था उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ की उपनिवेशों की मदद की थी ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए। तो जैसे ही वो 13 उपनिवेश आज़ाद होते हैं ब्रिटेन से, वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कही गई इस बात का कि सरकार को जो है पूरी शक्ति नहीं देनी चाहिए, उसकी शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को, ठीक है, इस प्रिंसिपल को संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो अपने 13 उपनिवेशों में ये बात को मान लेता है और इस चीज़ लागू कर देता है। लेकिन जो फ्रांस था वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत थे, ठीक है। यानी फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे, यहाँ वो दार्शनिक की बात नहीं हो रही है, जो राजनीतिक चिंतक थे वो ऐसा मानते थे, ठीक है, कि जो अमेरिका में जो संविधान है उसमें जो लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे समता का अधिकार, ठीक है, समानता मतलब धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे बहुत से अधिकार हैं, ठीक है। तो ये सब अधिकार जो हैं, उन सब अधिकारों को सुन के जो है फ्रांस के राजनीतिक जो चिंतक थे उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है, और वो सोचते हैं कि हाँ ये सही तरीका है और सरकार को ऐसा ही होना चाहिए, इसी हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा-गर्म बहस हुआ करती, और पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि ये जो विचार आ रहे थे दार्शनिकों के जो विचार आ रहे थे ना, कि जॉन लॉक हो गए, जियान जैक रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इनकी जो किताबें थी उसमें जो विचार दिए गए थे इन लोगों के द्वारा, वो सारे विचार अब पूरे फ्रांस में जो है कई जगह फैलने लगे। कैसे फैलने लगे कि जैसे कुछ जो लोग पढ़े लिखे थे वो कॉफ़ी हाउस यानी कॉफ़ी पीने जाते थे, सैलून यानी बाल कटवाने जाते थे, ठीक है,
सैलून उसे ही बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, इन लोगों की बातें किया करते थे लोग जो पढ़े लिखे थे, और जो अनपढ़ थे वो लोग उन लोगों की बात सुना करते थे। इससे जो है पूरे फ्रांस में ये धीरे-धीरे इन दार्शनिकों के विचार फैलना शुरू हो गए और इनका लोगों पर असर होना शुरू हो गया। असर क्या हुआ आगे देखते हैं। पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें, है ना? इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब इसी वजह खबर आई कि लुई 16 जो है अब जितना कर बढ़ा चुका है अभी और बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके राज्य के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो कर बढ़ाने जा रहा है। तो ऐसा सुन के जो लोग थे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए, है ना? एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इसको पढ़ने से ना आपको ये पता चलेगा, क्योंकि ये जो जॉर्ज डाल्टन है ये वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, उन्होंने वहीं पढ़ाई पूरी की। तो ये अगर अपने आप से खुद कुछ बता रहे हैं फ्रांस के बारे में, तो उससे जान के आपको ना फ्रांस की सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना कैसी थी, इसको जानने में ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है? तो ये क्या लिखते हैं कि 1793 में उन्होंने अपने एक मित्र को लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, यानी एक कॉलेज में वो पढ़ते थे प्लेसिस। प्लेसिस एक जगह है फ्रांस में, ठीक है? जगह का नाम है। तो वहाँ ये पढ़ते थे। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला, ठीक है? यानी कई इन्हें मित्र थे और कई लोग इनको महत्वपूर्ण लोग थे जो इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है? पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया, ठीक है? पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी थी। अगर आप फ्रांस की अगर सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी। जन्मजात कुलीन होने चाहिए और कोई संरक्षक होना चाहिए। चर्च भी मुझे आश्रय नहीं दे सकता था। मैं कोई ओहदा भी खरीदने को की स्थिति में नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरी जेब में 1 सू एक फ्रांसीसी पैसे को बोलते हैं, ठीक है? सू। तो फ्रांसीसी एक 1 सू भी नहीं था। ठीक है? मतलब रिश्वत वाली बात यहाँ पे हो गई ना कि मैं रिश्वत दे के कोई जॉब कर लूँ। तो वो भी इनके पास पैसा नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुँह मोड़ लिया था। ठीक है? व्यवस्था ने हमें पढ़ा-लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। समझ रहे हैं आप? कि मतलब जॉर्ज जॉनसन जो है फ्रांस में पढ़े प्लेसिस में, ठीक है? लेकिन जब वो पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके तो उनको कोई जॉब मिल नहीं रही थी। ठीक है? ये दशा थी वहाँ के लोगों की जो पढ़ते लिखते थे। ठीक है? इनके ये अपने एक बात से वहाँ के सभी लोगों की हमको बात पता चल जाती है कि जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ते लिखते लोग थे, उनको नौकरी मिलना कितना कठिन था वहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे एक हैं आर्थर यंग, ये दूसरे एक लोग हैं, ठीक है? तो ये एक अंग्रेज़ थे। इन्होंने 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की, ठीक है? ये दूसरे देश के थे, अंग्रेज़ थे ना, ब्रिटेन के थे, लेकिन ये फ्रांस आए थे। उन्होंने इसके दौरान जो है यहाँ यात्रा की और अपने यात्रा का विस्तृत वृत्तांत, ठीक है, लिखा। यानी जो-जो उन्होंने अपनी यात्रा में देखा फ्रांस में, वो सब उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, ख़ास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है, जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएँ ली होतीं और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों को कड़ा सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ठीक है? तो ये उन लोगों के बारे में उन्होंने लिखा कि जो लोग गरीब लोगों को अपना दास बना लेते थे, उनसे काम करवाते थे मुफ़्त में, कोई पैसा नहीं देते थे उनको, ठीक है? तो अगर जैसे मान लो मैं हूँ अमीर, ठीक है? मैं किसी गरीब को उससे काम करवाता हूँ, उसको बहुत ही परेशान करता हूँ, उसको पैसे नहीं देता हूँ, तो बेचारा क्या करेगा? अगर मैं अब मान लो वो या तो मेरा गला किसी दिन काट दे या तो मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, यही तो कर सकता है ना? तो इसको ये करने में उसका मन करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। ठीक है? यही होगा। तो अब हम लोग उतना समझ चुके हैं ना। अब यहाँ पे देखिए स्रोत का लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे स्रोत का लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत आखिर कैसे हुई। कारण तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कारण पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से जो है मेन क्रांति की शुरुआत, हेडिंग जो है यहाँ से शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि मेन सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ।
तो देखिए पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुईस 16वां ने कर बढ़ा दिए थे, ठीक है, किन कारणों से कर बढ़ाया था पता ही है, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा उसने कैसे किया होगा, यानी कर वो कैसे बढ़ाता होगा? क्या अपनी मर्जी से बढ़ा देता था क्योंकि वो निरंकुश था, या उसको कर बढ़ाने के लिए किसी के साथ मीटिंग करनी होती थी या किसी की परमिशन लेनी होती थी, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। तो देखते हैं, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। देख रहे हैं आप, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट यानी लुईस 16वां अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। तो कैसे लगा सकता था? इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है, स्टेट जनरल। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, ठीक है, राजनीतिक संस्था आप बोल सकते हैं। तो अगर राजा को कभी कर बढ़ाना होता था तो उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, ठीक है, और बैठक बुलाने के बाद वो अपने प्रस्तावों पर स्टेट जनरल के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, अभी हमने बता दिया, जिसमें तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक है, तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। यानी जो स्टेट जनरल ये है तो राजनीतिक संस्था, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है ना, जो राजा के अंडर में आ रही है, क्योंकि राजा का कुछ ना कुछ इस संस्था पर प्रभाव है, यानी राजा ही ये डिसाइड कर सकता था कि इसकी मीटिंग कब बुलाई जाए। और वो बुलाता कब था? जब उसको कर बढ़ाने होते थे तभी बुलाता होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 1614 में, 1614 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी, और अभी चल रहा है 1789 फ्रांस में, जहाँ हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए कितना गैप है इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। जब फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए, ठीक है, वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया, यानी इस बैठक को बिठाने के लिए राजा का जो महल था वर्साय, ठीक है, वहाँ के एक किसी रूम में, ठीक है, किसी हॉल में इस मीटिंग को बिठाई गई। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, यानी जो प्रथम स्टेट पादरी था, जो दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग था, उन दोनों में से 300, कुलीन वर्ग से 300, पादरी वर्ग से 300 लोग प्रतिनिधित्व के रूप में आए, यानी प्रतिनिधि ही बनकर आए, ठीक है, और सामने सामने की कतारों में बैठ गए। यानी मैं आपको डायग्राम कैसे बनाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए जहाँ मीटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे राजा की कुर्सी है या सिंहासन है, जो आप समझिए, यहाँ पे राजा बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे और सारी और कुर्सी लगी हुई हैं, ठीक है, जैसे आप लोग महल देखते हैं ना, महल ऐसे बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो कुर्सियाँ बनी हुई थी ना, इस पे ये लोग जो है प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले लोग बैठ गए, जो 300 प्रतिनिधि थे, इधर 300 बैठ गए, इधर 300 बैठ गए, इधर राजा बैठ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीसरे स्टेट के, जब अब जो है तीसरे स्टेट जिसके 600 प्रतिनिधि थे, 600 प्रतिनिधि, वो पीछे खड़े किए गए, यानी ये लोग बैठे हैं, इसके पीछे ये लोग जो है खड़े हैं। देखिए कितना भेदभाव हो रहा था इन लोगों के साथ, है ना। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, यानी तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो सारे लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे, सारे मतलब हर तरीके के लोग नहीं थे, केवल मध्यम वर्ग के लोग थे जो कि शिक्षित थे और समृद्ध थे। शिक्षित और समृद्ध तीसरे स्टेट में केवल मध्यम वर्ग वाले लोग ही थे, ठीक है, मध्यम वर्ग वाले लोग। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो 600 की संख्या में यहाँ पे आए थे, जिनको खड़ा किया गया था, उनको बैठने की जगह नहीं दी गई थी। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित है। किसानों, औरतों, कारीगरों इनका इस सभा में आना वर्जित था, ये नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन ये जो किसान थे, ठीक है, औरतें थी, कारीगर थे, ये आ तो नहीं सकते थे, लेकिन ये अपनी शिकायतों को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे पत्रों के माध्यम से, ठीक है। तो कुछ 40,000 पत्र ये जो 600 लोग आए थे ना तीसरे स्टेट से, समृद्ध और शिक्षित वर्ग, ये अपने साथ 40,000 पत्र लेकर आए। उसमें शिकायतें लिखी हुई थी, जो शिकायतें किसानों, औरतें और कारीगर लोगों ने की थी।
ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी स्टेट जनरल जो संस्था थी राजनीतिक, उसमें जो है जैसे पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तो ये तीसरा स्टेट है, 3 स्टेट थे। तो पहले स्टेट में चाहे जितने लोग हों उनका वोट एक, दूसरे स्टेट में चाहे जितने लोग हों उनका वोट एक, और तीसरे स्टेट में चाहे जितने लोग हों उनका वोट एक। ठीक है, यानी टोटल 3 वोटें होती थी। समझ रहे हैं आप। और पहला और दूसरा तो राजा के वो चमचे तो थे ही, ठीक है, क्योंकि राजा इनको सुविधाएं इतना दिए हुए था। तो ये 2 वोटें जो हैं वो राजा को मिलती थी, और एक वो मिले चाहे ना मिले, क्योंकि आप राजा जो है 2 पा चुका है, तो ये ऑटोमेटिक राजा फिर से बन गया, है ना। तो इससे जो है राजा जो लुइस सिल्वा था वो हर बार राजा वही बनता था, क्योंकि वोट उसकी ज़्यादा होती थी। ठीक है, इस बार भी लुइस सिल्वा इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हाँ, जो अभी इस बार जो वोटिंग होगी ना सेम तरीके से होगी। लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी। अब क्या हुआ, उनके अंदर गुस्सा था, तो उन्होंने इस बार मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा स्टेट जो है इसमें एक-एक वोट नहीं पड़ेगा सब लोगों का मिला के। अब जितने लोग हैं उसमें उतने वोट पड़ेंगे, यानी जितने लोग फ्रांस में हैं उतने लोगों के वोट पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा किया गया, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। भाई लोकतंत्र में ऐसा होता है जैसे भारत में होता है, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैंने अभी पहले पीछे वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि रूसो की एक किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो रूसो थे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस किताब में रूसो ने इसी बात को प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। भाई राजा तो मना ही करेगा ना, राजा अगर हाँ कर देगा तो राजा हार जाएगा, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और प्रथम और द्वितीय स्टेट के मिला के बहुत ही कम जनसंख्या थी। ठीक है, और तीसरे स्टेट में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तीसरे स्टेट वाले राजा को तो वोट देते नहीं, और प्रथम द्वितीय वाले देते तो वो जीतता नहीं इतने में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो अब देखते हैं कैसे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी वो जो स्टेट जनरल थे, जो स्टेट के तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि यानी मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है, तो वो लोग पूरे फ्रांस, जो पूरा देश है राष्ट्र फ्रांस, उसको प्रवक्ता मानते थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कि हम फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 20 जून को क्या हुआ, ये लोग जाके देखो वो जो मीटिंग थी, जब ये लोग जाके वहाँ मीटिंग किए थे वर्सेल्स में, कर को बढ़ाने के लिए राजा ने जब स्टेट जनरल को मीटिंग के लिए बुलाया था, ठीक है, तो वो हुई थी 5 मई को, 5 मई 1789 को, है ना। अब जो है 20 जून आ गया, ठीक है, 20 जून 1789, तो 5 जून को ये तीसरे स्टेट वाले गुस्सा होके चले गए थे, तो 20 जून को फिर से आते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में। ठीक है, तो 20 जून को ये लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में आते हैं, और वहाँ ये लोग सारे जमा हो जाते हैं। कौन से? तीसरे स्टेट के वो लोग जो प्रतिनिधि बनकर गए थे, ठीक है, वो लोग सिर्फ, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब वो जो लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी क्या हम पढ़ रहे थे, स्टेट जनरल, तो स्टेट जनरल क्या, अभी स्टेट जनरल में और नेशनल असेंबली में अंतर समझ लीजिए, इनको आप एक दूसरे की जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते, इनमें अंतर है। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जो बहुत ही पहले से चल रही थी फ्रांस में, ठीक है, 1789 के बहुत पहले से। तो ये राजनीतिक संस्था थी जिसे केवल राजा ही बुला सकता था कि इसकी मीटिंग कब करनी है, और यह करों के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य थे जो राजा को ये मीटिंग बुलानी पड़ती थी, उसके लिए थी। लेकिन नेशनल असेंबली क्या है, ये तीसरे स्टेट के मध्यम वर्ग लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि बनकर गए थे मीटिंग में, वो जब 5 मई 1789 को उनकी जो बात है प्रस्ताव नहीं मानता है राजा, तो 20 जून को जाते हैं टेनिस कोर्ट में, और वहाँ अपने आप को कहते हैं कि अब हम लोग नेशनल असेंबली बना रहे हैं, यानी हम जितने भी लोग हैं अब हम लोग मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, और इस हम पूरे मेंबर को, जितने भी लोग हैं हम लोग अब एक नेशनल असेंबली को बना रहे हैं। ठीक है,
तो और शपथ ली, और यह शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और ये सारे लोग मिलकर ने ये शपथ ली, प्रण लिया कि अब हम लोग जो है फ्रांस में एक संविधान बनाकर ही रहेंगे, और जब तक बना नहीं लेंगे तब तक ये जो हम लोग नेशनल असेंबली बनाए हैं ना, इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, उनका नेतृत्व जो है, ये जो नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को, तो इस नेशनल असेंबली का जो नेतृत्व है ये मीराबेओ और आबे सिए ने किया। ठीक है, अब इन दोनों लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इन दोनों लोगों के बारे में जान के ना आपको आश्चर्य होगा, क्यों, देखते हैं। मीराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। तो जो मीराबेओ था ना, उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, यानी कौन सा, द्वितीय स्टेट। हुआ ना आश्चर्य आप लोगों को। लेकिन वह सामंती अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। ठीक है, होते हैं ना कि कभी जो हमारे दुश्मन होते हैं या जो खराब लोग होते हैं ना, खराब लोगों के ग्रुप में कभी कभी एक अच्छा आदमी भी हमें मिल जाता है। तो ये मीराबेओ और आबे सिए कुछ ऐसे ही लोग थे। जो मीराबेओ दूसरे स्टेट का एक मेंबर था। ठीक है, कुलीन परिवार से था, लेकिन ये विशेषाधिकार, जो सामंती विशेषाधिकार वाला जो समाज है ना, इसको वो खत्म करना चाहता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। ठीक है, ये जो मीराबेओ था ना, ये एक पत्रिका निकाली। ठीक है, और उससे जो है फ्रांस में जगह जगह पर उसने भाषण दिए, मतलब किसके खिलाफ, ये सामंती विशेषाधिकारों को खत्म करने के खिलाफ। ठीक है, तो इससे जो है उसने भाषण दिए, इससे लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा। ठीक है, एक तो ये दूसरे स्टेट का लोग मेंबर था, तो लोग यह भी समझ रहे थे कि हाँ चलो दूसरे स्टेट वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सामंती विशेषाधिकार जो है, और सामंती विशेषाधिकार के अलावा जितने भी हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तीसरे स्टेट वालों के साथ, ठीक है, वो सब मिटना चाहिए, हटना चाहिए। ठीक है, तो इससे लोगों में एक मोटिवेशन आई, प्रेरणा आई कि चलो दूसरा स्टेट वाला और प्रथम स्टेट वाला कोई ऐसा है, ठीक है, जो हम लोगों के साथ भी है। अब आबे सिए की बात करते हैं। आबे सिए जो है ये पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है, ये पूरी एक पत्रिका है। तीसरा स्टेट क्या है, ये इस नाम की उसने भी एक पत्रिका पैम्फलेट यानी प्रचार पुस्तिका इसने भी निकाली। ठीक है, और उसमें उस पत्रिका में उसने बताया कि तीसरा स्टेट क्या है। अब आगे देखते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, ठीक है, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, अभी हमने पढ़ा ना, नेशनल असेंबली ने क्या प्रण लिया था कि जब तक संविधान नहीं हम तैयार कर देंगे फ्रांस का, तब तक हम नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो वो तो संविधान बनाने में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था भाई, वो सब जगह विद्रोह हो रहे थे, भाषण चल रहे थे। मीराबेओ आबे सिए जो थे ये अपने भाषण दे रहे थे, पुस्तिका निकाल रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे क्रांतिकारी थे, वो भी अपना जुटे हुए थे, जो भी उनको भाषण देना था या जो भी करना था। ठीक है, राजा के खिलाफ, फ्रांस की जो संरचना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके खिलाफ। ठीक है, तो कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। अब यहाँ पे देखिए फसल खराब हो गई। ठीक है, उधर संविधान वो तैयार कर रहे हैं, इधर पूरा फ्रांस आंदोलित है, और इसके ऊपर से ठंड के कारण फसल जो है खराब हो जाती है, और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही होती हैं। तो ये मैं बता दूं, ये होता है जो ये ठंड पड़ती है ना, 1788 से 89 इसके बीच पड़ती है। ठीक है, 89, और ये 89 में कुछ मतलब 89 से लेकर 90 तक भी ये चलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पावरोटी की कीमतें बढ़ जाती हैं। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। यानी बेकरी मालिक क्या कर रहे थे कि अब देखो क्या फसल जो है वो कम पड़ गई है, और तो बर्बाद हो गई है, तो कम पड़ रही है, और चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही थी। तो कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारा जो है माल पानी जो है, यानी जो मतलब जैसे जो अनाज था उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जब सस्ता था, और फिर क्या करते हैं कि उसको महंगे में बेचते हैं, इसको बोलते हैं जमाखोरी। ठीक है, तो बेकरी मालिक जो होते हैं वो ऐसा फ़ायदा उठाते हैं इस मौके का। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। भाई धावा तो बोल ही देंगे, वो क्या भूखे थोड़ी मरेंगे ना। तो वो लोग दुकानों पे धावा बोल दिया कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना महंगा हो कि आदमी खरीद सके, ठीक है, सक्षम हो, लेकिन
वो तो हदें ही पार कर रहे थे जो बेकरी मालिक थे, ठीक है। तो गुस्साई औरतों ने भीड़ जब घंटों इंतजार किया उसके बाद धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था, ठीक है। अब जो क्या हुआ, जब ये दंगे होने लगे, ये औरतें जैसे हैं ये, अब ये तो औरतें ना, और देखो यहाँ पे बोला औरतों ने धावा बोल दिया, तो ये कोई एक जगह पे धावा नहीं बोला, पूरे फ्रांस में ऐसा हो रहा था, पूरे फ्रांस में जमाखोरी की जा रही थी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये फ़ायदा उठाने लगे जो बेकरी मालिक थे। इससे जो है पूरे फ्रांस में लोग दुकानों पर धावा बोल दिया, उनको मारने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरे फ्रांस में दंगे होने लगे। तो जो सम्राट होता है लुई 16वां, वो क्या करता है, पेरिस में, ठीक है, सेना को आदेश देता है कि आप जाइए पेरिस में और स्थिति को नियंत्रण करिए। तो इससे क्या होता है, क्रुद्ध भीड़, जो ये भीड़ होती है जो लड़ाई कर रहे होते हैं लोग, ये 14 जुलाई को क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं उसी बास्तील पर, जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। तो जो क्रांति की शुरुआत मेन होती है, शुरुआत अगर हम बोलें तो 5 मई से होती है। 5 मई 1789, जब लुई 16वां क्या करता है, मीटिंग बुलाता है स्टेट जनरल की कर को बढ़ाने के लिए। तब से जो है मेन जो है क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। तभी से स्टेट जनरल जो मध्यम वर्ग लोग जो थे वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। और फिर ये ठंड होती है, ठंड के कारण ये जमाखोर लोग जो होते हैं, दुकानदार लोग, वो जमाखोरी करते हैं और इससे जो है हर चीज़ महंगी हो जाती है, महंगे में बेचते हैं और लोग गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि वो खरीद नहीं पाते हैं इतनी महंगी चीज़ों को, तो वो आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और लड़ाइयाँ करने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं पूरे देश में। इस सम्राट जो है पेरिस में सेना को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भेजता है, ठीक है। लेकिन अफवाह, आप देखो इसको कनेक्ट करिए, शुरुआत में क्या पढ़ा था कि अफवाह उड़ी कि सम्राट ने सेना को लोगों को मारने के लिए भेजा है, लेकिन उसने मारने के लिए नहीं भेजा था, उसने भेजा था स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ये लोग दंगे कर रहे थे जो लोग थे, ठीक है। लेकिन अफवाह उड़ी कि वो मारने के लिए लोगों को भेजा है, तभी तो इन लोगों ने खुद की एक जनसेना बनाई थी, याद है, शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था पहला भाग, ठीक है। तो इसको आप कनेक्ट करते जाइए। तो मेन जो लुई 16वां था उसको, उसके जो है ना सेना को पेरिस में भेजने का मेन कारण तो ये था कि उसको स्थिति को नियंत्रण करवाना था, ठीक है। लेकिन अफवाह के कारण ये लोग, जो औरतें थी और जो आदमी थे, उन्होंने कुछ और समझ लिया और बास्तिल को तोड़ डाला और शुरुआत हो गई क्रांति की, ठीक है। आगे देखते हैं अब। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई। अब फिर से एक अफवाह फैली गांव, पूरे देहाती इलाके जो थे, गांव के इलाके, ग्रामीण इलाके, कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर, है ना, भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। अब एक गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जो जागीर लोग हैं, जागीर मालिक यानी जो किसानों को अपना गुलाम बनाए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया कि बोल रहे हैं कि जो फसलें हैं ना उनको लुटा दो, मतलब खेत में लगी हुई फसलों को लुटवा दो, जला दो, खराब कर दो, तबाह कर दो। ये लोग गाँव में खबर फैली तो जाहिर सी बात है किसान गुस्सा हो जाएंगे। तो कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से, समझ रहे हैं, ग्रामीण किलों, जिनको चैट्यू बोलते हैं, तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि चैट्यू किसे बोलते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिए। पर इन सब पर आक्रमण कर दिए। भाई जब किसान की फसल आप खराब करोगे, बर्बाद करोगे, तो किसान क्या करेगा, आपके घर बर्बाद करेगा, ठीक, आपको मारेगा, दंगे करेगा, ठीक है, आंदोलन करेगा। तो सेम किसानों ने भी किया, और किसानों ने सिर्फ घर ही नहीं जलाए, ग्रामीण किलों को ही नहीं जलाया और कुदालों और बेलचों से इनको तोड़ा नहीं, उन्होंने अन्न भंडारों को भी लूट लिया, ठीक है। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया, ठीक है, जिसमें लगान ये लोग लेते थे ना, सामंती लोग, ये जो प्रथम द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, ये कर लेते थे ना, तो उसका एक ब्यौरा बना के रखते थे, उसको भी सारे दस्तावेज जला दिया। जितना भी अनाज उन्होंने अपने घर के अंदर रख रखा था ना, उसको भी लूट लिया, ठीक है। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अब जितने कुलीन वर्ग के लोग थे ना, बड़ी संख्या में वो अपने घर बार सब छोड़ के भाग गए, ठीक है। जागीर मतलब वो खेत वेत जो भी संपत्ति है, ठीक है। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली और कईयों ने क्या हुआ, पड़ोस के जो देश थे वहाँ पे जाके भाग गए। जैसे यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया, ये तो सागर हो गया, स्पेन हो गया, जैसे नीदरलैंड्स हो गया, यहाँ अगल बगल के देशों में भाग गए। फिर क्या हुआ, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब ये जो लुई 16वां था, उसको अब अनुमान लगा कि यार अब तो स्थिति
कंट्रोल के बाहर जा रही है। अब मुझे जो है नेशनल असेंबली को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसको एक राजनीतिक संस्था के रूप में हमको अब मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक अस्तित्व अब रखना पड़ेगा कि हाँ, एक नेशनल असेंबली अब से एक राजनीतिक संस्था हो रही है, ठीक है। तो इसको मान्यता देने के लिए जो लुईस सोल्वा है वो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया, और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और लुईस सोल्वा ये भी कह रहा कि दंगे मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अब मैं जो है नेशनल असेंबली को मान्यता दे रहा हूँ कि अब से एक राजनीतिक संस्था होगी, और जो मेरी जो शक्तियाँ हैं, जो दैवी शक्तियाँ हैं, निरंकुश शक्तियाँ हैं, जो मुझे शक्तियाँ अधिकार मिली हुई हैं, इन पर जो है अब संविधान का अंकुश होगा, जो कि नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया जा रहा है ना, उसके द्वारा अब मेरी जो शक्तियाँ हैं उन पर अब अंकुश होगा, यानी अब मैं अपना मनचाहा काम नहीं कर सकूँगा। ऐसा लुईस 16 ने मान लिया, क्योंकि वह परेशान हो चुका था इतने दंगों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब क्या होता है कि अब तो नेशनल असेंबली को एक राजनीतिक संस्था की मान्यता मिल ही चुकी है, ठीक है। और वो क्या करती है, अब बोलती है कि ये जितने भी मतलब असमानताएं चल रही थी समाज में फ्रांस के, वो सब अब हटा देंगे हम। तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि इस 4 अगस्त 1789 की रात को उसने क्या किया, नेशनल असेंबली ने करों को, जो असेंबली ने जो है करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, ठीक है। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा, यानी जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको जितने भी विशेषाधिकार मिल रहे थे जन्म से या उस स्टेट में हैं, इसकी वजह से वो सारे विशेषाधिकार जो है नेशनल असेंबली ने इस रात को ख़त्म कर दिया, ठीक है। धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया, धार्मिक कर वही जो टाइथ था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक, टाइथ था। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई। अब जो ये पादरी लोग थे, जो चर्च वर्च बना रखे थे और कई सारी ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए थे, वो सारी ज़मीन भी जो है अब इस नेशनल असेंबली ने इसी रात को सब जो है जब्त कर ली। और इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। 2 अरब लिब्रे की जो है फ्रांस पर कर्ज था, ठीक है, फ्रांस पे कर्ज। और राजा ये चीज़ कर सकता था जो नेशनल असेंबली ने इस रात को किया, और अपना पूरे देश का जो कर्ज था वो हटा सकता था, लेकिन उसके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं थी, मेन बात है ये। और नेशनल असेंबली में पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, मध्य वर्ग के लोगों ने नेशनल असेंबली को बनाया था, तो इन लोगों के पास दिमाग था, ठीक है, इनके पास अक्ल थी। तो इस तरह से ये सब करके इन्होंने 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जो है अपने कब्जे में कर लिया, यानी सरकार के कब्जे में। अब इसमें से 2 अरब जो है कर्ज चुका देगा, तब भी 18 अरब। देख लिए, देश को इतना फ़ायदा हुआ, जो ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग इतना पैसा अपने कब्जे में किए हुए थे, ये अब जो है सरकार के पास आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि दंगे कैसे फैले, है ना, पूरा ये डायग्राम दिया हुआ है, दंगे कैसे फैले। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, डायग्राम है, आप लोग समझ जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। अब नेशनल असेंबली संविधान तो अपना तैयार कर ही रही थी, ठीक है। तो क्या होता है आगे चल के कि नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लेती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, था इस संविधान का मेन काम था, ठीक है। लुईस 16 ने भी बोला ना, मजबूर होकर क्या बोला था उसने कि मैं नेशनल असेंबली को राजनीतिक संस्था मानता हूँ, और जो भी नेशनल असेंबली मेरी शक्तियों को बाधित करना चाहेगी, जिन शक्तियों को मेरा अधिकारों को कम करना चाहेगी, वो नेशनल असेंबली कर सकती है संविधान के द्वारा, है ना। तो वही हुआ कि नेशनल असेंबली 1791 संविधान का प्रारूप पूरा कर लेती है, और वो सम्राट की शक्तियों को सीमित करती है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। नेशनल असेंबली ने अब सत्ता का यानी पावर का जो है केंद्रीकरण नहीं किया, यानी एक ही आदमी के पास शक्तियाँ सारी ना करने के बजाय अब ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसमें जो है सत्ता को विभाजित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है,
ठीक है। देखो राजनीतिक व्यवस्था जो अब बनी है, नेशनल असेंबली ने जो संविधान के द्वारा एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये निष्क्रिय नागरिक हैं, मतलब इनको वोट देने का अधिकार नहीं। पहले निष्क्रिय नागरिक को हम लोग देख लेते हैं। देखो निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं? सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक जो है फ्रांस में 2 तरह के नागरिक थे, ठीक है। निष्क्रिय नागरिक मतलब वोट देने के मामले में, तो क्या हुआ, निष्क्रिय नागरिक वो लोग होते थे जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। जो लोग 25 वर्ष से कम थे उनको अधिकार प्राप्त नहीं था, और 30 लाख लोग ऐसे थे, ठीक है। पूरे फ्रांस में ऐसे 30 लाख लोग थे, इनको वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। सक्रिय नागरिक में कौन लोग थे? इन लोगों को मताधिकार प्राप्त था, ठीक है। और 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, ठीक है। पूरे 40 लाख लोग थे 2.8 करोड़ जनसंख्या में। पूरे फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी 1789 में, हमने पढ़ा था, है ना। और 1715 में थी 23 करोड़, 2.3 करोड़, और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो इसमें जो सक्रिय नागरिक थे, मेन बात इसमें गौर करने वाली ये है कि जो सक्रिय नागरिक थे उनकी संख्या सिर्फ 40 लाख थी, ठीक है, 2.8 करोड़ में से। यानी 2.4 करोड़ से पूरे निष्क्रिय नागरिक थे जिनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं। यानी जो ये नेशनल असेंबली जो बनी है ना, ये भी अभी पूरी तरह से अच्छी नहीं है। अभी भी इसमें लोगों को दिक्कत होगी और लोग अभी इसका विद्रोह कर सकते हैं, ऐसी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, है ना। लग क्या रहा होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है कि जितनी जनसंख्या है उसका 10% से भी कम लोग जो है वोट दे सकते हैं, बाकी दे नहीं सकते। ये क्या बात हुई, है ना। तो ये गलत था। तो ये निष्क्रिय नागरिक हो गए, सक्रिय नागरिक हो गए। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ सक्रिय नागरिक को होता है, इसलिए निष्क्रिय नागरिक को हम इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। तो क्या होता था, सक्रिय नागरिक जो है न्यायाधीश को चुनते थे। सक्रिय नागरिक जो है डायरेक्ट न्यायाधीश को चुनते थे, और इससे न्यायाधीश जब चुने जाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद यही लोग न्यायाधीश को डायरेक्ट चुनते थे। लेकिन जो ये कार्यपालिका थी और विधायिका थी, ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते थे। यानी लोग जो है डायरेक्ट ऐसा वोट नहीं देते थे। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग अपने जैसे गांव में जैसे चुनाव होता है ना, प्रधानी का चुनाव, तो इसमें हम लोग प्रधान को चुनते हैं, जाके वोट देते हैं कि हम जो है इस प्रधान को वोट दे रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम प्रधानमंत्री को, जैसे भारत का प्रधानमंत्री जैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या आप उनको वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो अपने वहाँ के सांसद को वोट देते हैं, ठीक है। और फिर वो सारे सांसद मिलके एक प्रधानमंत्री बना देते हैं अपने में से एक को, है ना। यही तो होता है। तो हम लोग सांसद चुनते हैं, तो सांसद को चुनना एक डायरेक्ट, यानी ये हो गया हमारा डायरेक्ट वाला कि हम इसको डायरेक्ट चुन लिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो हम लोगों के द्वारा नहीं चुना गया ना, ठीक है, वो इनडायरेक्ट चुना गया। हम लोग प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम लोग उसकी पार्टी के सांसद को चुनते हैं। लेकिन उस पार्टी के सांसद बहुत सारे हैं, उन सभी सांसद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे, हम थोड़ी करेंगे, है ना। तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो न्यायाधीश जो था वो डायरेक्ट चुना जाता था और न्यायपालिका बन जाती थी। लेकिन जो विधायिका और कार्यपालिका था वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता था। देखो ये सक्रिय नागरिक जो थे वो पहले निर्वाचकों को चुनते थे, ठीक है, जिनकी संख्या 50,000 थी, है ना। तो ये 50,000 ये सक्रिय नागरिक लोग हैं, इनको चुन लिया। अब इनका काम खत्म, अब ये आगे किसी को नहीं चुनेंगे। अब ये जो 50,000 चुने गए हैं, ये अब वोटिंग करेंगे और नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनेंगे, जिनकी संख्या 745 है, ठीक है। तो ये 50,000 मिलकर 745 को चुनेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी विधायिका। जब नेशनल असेंबली अभी है ना, तो नेशनल असेंबली अब विधायिका है जो कि कानून बनाती है पूरे फ्रांस के लिए, नेशनल असेंबली, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे ना। और न्यायपालिका न्याय करती है, और विधायिका के द्वारा यानी नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनका पालन कौन करवाती है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री आते हैं, है ना। तो अच्छा, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए न्यायपालिका, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो न्यायपालिका में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये हो गए, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये
कोई नेता तो होता नहीं है। न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ मैं भारत के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और भी कई तरह के कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन मैं आप लोगों को एक ब्रॉडली जो है बता रहा हूँ। तो क्या होता है, ये तो समझ गए, ठीक है, भारत के एग्जाम्पल से। और भारत में जैसे विधायिका में भारत में क्या है, संसद, पार्लियामेंट। भारत की जो विधायिका है वो क्या है, संसद। अब संसद के चाहे जितने भी अंग हों, ठीक है, वो तो सिविक्स का पार्ट हो गया, वैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो ये विधायिका हो गई। केंद्र पर अगर देखा जाए, केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर भी तीनों में बटा होता है, ठीक है। भारत की बात मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है, ये विधायिका हो गई, भारत में कौन, संसद। तो संसद जो है वहाँ पे क्या है इस समय, नेशनल असेंबली। समझ में आ गया। अब जैसे हम लोगों के वहाँ जैसे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो सब कार्यपालिका में आते हैं। तो यहाँ पे राजा मंत्री सब कार्यपालिका में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये निर्वाचक जो 50,000 थे, ये चुनते हैं 745 सदस्यों को नेशनल असेंबली के, ठीक है। अब इस नेशनल असेंबली के 745 सदस्य चुन लिए जाते हैं, विधायिका बन जाती है, ठीक है। अब इस नेशनल असेंबली का नियंत्रण है किसके ऊपर, सम्राट पर, और किसके ऊपर, मंत्रियों पर, है ना। नेशनल असेंबली का कंट्रोल है राजा के ऊपर, मंत्री के ऊपर। और राजा यहाँ लिखा है निषेध, लेकिन राजा भी जो है वो कुछ चीजें हैं नेशनल असेंबली की जिनको वो मानने से मना कर सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। भाई कानून तो वही बनाती है, कौन बनाती है, विधायिका, अभी हम लोगों ने देखा। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों का मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्ज किया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते थे। यानी सक्रिय नागरिक में भी उन लोगों को चुना गया था जो कम से कम 25 वर्ष के हों, नहीं 25 वर्ष से अधिक हों। 25 वर्ष के होंगे तो वो वोट नहीं दे सकते। 25 वर्ष से अधिक होने चाहिए और 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हों। ये 2 क्राइटेरिया अगर कोई फॉलो करेगा, तो वो भी कौन, केवल पुरुष, तो वो जो है सक्रिय नागरिक कहलाएंगे, मतलब उनको वोट देने का अधिकार होगा। बाकी औरतों को, बच्चों को, इनको कोई अधिकार नहीं था। वो चाहे 25 से कम के हों, ज़्यादा के हों, 3 दिन की मजदूरी का कर चुकाते हो या 10 दिन की मजदूरी का कर चुकाते हो, कोई मतलब नहीं था उनसे, ठीक है। केवल पुरुष ही सक्रिय नागरिक थे। वो पुरुषों में भी वो पुरुष जो 25 वर्ष से अधिक होते थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर का जो कर है वो चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, जो कि हमने ऊपर देखा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ से संविधान, सॉरी कुछ रह गया ऊपर, नहीं, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, है ना। संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, यानी ये हेडिंग थी, ठीक है। इसमें क्या था कि लोगों को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया। यानी नैसर्गिक और अहरणीय मतलब जो कि मिलने ही चाहिए, ये अधिकार मिलने ही चाहिए, नेचुरल अधिकार है, इनको तो मिलना ही चाहिए, प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें किसमें दिया हुआ था, ये जितने अधिकार मैं बोल रहा हूँ ये अधिकार संविधान में दिया हुआ था। और संविधान के अंदर एक हेडिंग थी, वो हेडिंग थी पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इस हेडिंग के थे 3 अधिकारों को लिखा गया था उस हेडिंग के अंतर्गत, और लोगों को दिया गया था ये अधिकारों को, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार, ठीक है। ये अधिकार इनको नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, यानी मिलने ही चाहिए और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी ये जो अधिकार हैं, ठीक है, जो आदमी को मिलने ही चाहिए, इन अधिकारों की रक्षा करे, ऐसा जो है राज्य से यानी सरकार से उम्मीद की गई। बाकी देखिए यहाँ पे ये जो हेडिंग हमने देखी थी ना, ये वाली, ये पड़ी हुई है और इसमें देखो ये अधिकार दिए हुए हैं सारे, हैं
ये अधिकार अगर आप कहें तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूँगा, और अगर आपको इन अधिकारों को ट्रिक से याद करनी है तो उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा वरना मुझे पता नहीं चलेगा। बाकी इसको आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है? अब हम लोग जो आगे का चैप्टर है वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। कौन सा? हेडिंग हम लोगों की अगली होगी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप लोगों को ना समझ में आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी जो है ये चैप्टर पढ़ने को मिले आसान तरीके से, कोई भी उनको भी कोई भी दिक्कत ना हो। आपके जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा, है ना? और ज़्यादा इसमें देखो मैं पहले पार्ट में उतना कवर कर दिया हूँ, ये दूसरा पार्ट था। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में और बनाऊँगा इस चैप्टर के, और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसको बोलेंगे वन शॉट, ठीक है? वन शॉट वीडियो बनाऊँगा, उसमें जो है पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समरी के रूप में, सारांश के रूप में पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? और बाकी आपको डिटेल में अगर समझना है ना तो ये वीडियो को देख लीजिएगा। वन शॉट तभी देखिएगा जब आप लोगों ने पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर के वीडियोज़ को देखा हो, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस हेडिंग की शुरुआत करेंगे, है ना? तो चलिए, धन्यवाद। अब हम लोग स्रोत खा देखते हैं। इसमें क्रांतिकारी पत्रकार ज्यों-पाल मरा ने अपने अखबार लाम द पीपल, जिसको जनता का मित्र, यानी लाम द पीपल उनकी भाषा में है और जनता का मित्र हमारे हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है। तो उन्होंने ये अखबार का नाम है लाम द पीपल। इस अखबार में इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की। कौन सी टिप्पणी की जानते हैं? जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। यानी भाई तीसरा स्टेट तो था, लेकिन तीसरे स्टेट के मध्यम वर्गों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, है ना? तो और प्लस जो वोट दे, जो सक्रिय नागरिक थे वो कौन थे? अमीर लोग ही तो थे, जो 3 दिन की मजदूरी का कर चुकाते हों और 25 वर्ष से अधिक हों, वो भी पुरुष, ठीक है? तो ये अमीरों का ही दबदबा चल रहा है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है? गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यानी ये मानती थी कि शांति के दम पर जो गरीब लोग हैं इनकी दशा कभी नहीं सुधर सकती, इनको विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। यह इस बात का आकट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है? यानी जो जिन लोगों के पास धन है वो कानून को कैसे प्रभावित करता है, ये हमको कैसे पता चला? ये बोल रही हैं कि ये प्रमाण है कि धन जो है वो कानून को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कर रहा है, क्योंकि सिर्फ धनी लोगों को ही वोट देने का अधिकार है फ्रांस में, वो भी नेशनल असेंबली जब शासन कर रही है, यानी विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तब भी, है ना? तो ये धन जिन लोगों के पास धन है उनका यहाँ पे मनमर्जी चल रही है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। यानी ये जो कानून बना रहे हैं, ठीक है, ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक, कानून कौन बना रहा है? वही नेशनल असेंबली। तो ये कानून तब तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समझ रहे हैं आप ये क्या कहना चाह रही हैं? ज्यों-पाल मरा क्या कहना चाह रही हैं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये कहना चाह रही हैं कि ये अमीरों को लगता है, जो ये अमीर वोट देते हैं कि हम वोट देंगे, हम अमीर हैं, ठीक है? तो हम वोट दे रहे हैं और नेशनल असेंबली को चुन रहे हैं और कई लोगों को चुन रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लोग हैं मतलब हमारे हित में जो है नेशनल असेंबली कानून लाएगी, ठीक है? और हमारा सब अच्छा करेगी। ये अमीर लोग ये सोचते हैं, क्योंकि इन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये अमीर हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, ज्यों-पाल मरा कह रही हैं कि क्या पता कि हो सकता है एक दिन ये अमीर लोगों के खिलाफ ऐसा कानून ला दें कि ये भी परेशान हो जाएँ, जैसे गरीब लोग इस समय परेशान हैं, ठीक है? तो हो सकता है एक दिन उनका भी हश्र, वो लोग अमीरों का हश्र भी ऐसा हो जैसा इस समय गरीबों का है, ठीक है? मेन ये चीज़ इसमें बता रही हैं, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं, राजनीतिक प्रतीक थे कुछ फ्रांस में, उनके मतलब क्या हैं, मायने क्या हैं, ठीक है? देखो, तो इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही ओरली बता देते हैं, ठीक है? ये देखो, ये चेन है, इसका मतलब क्या होता है? टूटी हुई चेन, है ना? तो इसका मतलब होता है
कि जैसे पहले दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, जो दास थे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये आज़ादी हो रही है, उन लोगों की आज़ादी। तो ये आज़ादी का प्रतीक है कि अब दासों को मुक्त किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आज़ादी का प्रतीक। इसको चाहे आप इतना हाइलाइट कर लीजिए, ठीक है? फिर दूसरा क्या है? छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। ये कई सारे इसमें छड़ हैं, मतलब छोटी-छोटी लकड़ियाँ हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है? और इसमें आगे ये लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? एकता। देखो इस कैसे? देखो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। तो ये जो गट्ठर है ना, ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये दिखा रहा है कि एकता में ताकत है, ठीक है? और अनेकता में, यानी अगर एकता नहीं है, तो कोई भी हमें हरा सकता है। तो ये इसका मतलब हुआ। तीसरा क्या है ये? इसमें क्या है? त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, ठीक है ये? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। ये ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है, इतना हाइलाइट कर लीजिए। जैसे सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, है ना? यानी ये ज्ञान को फैलाने का ये सूचक है, ज्ञान का प्रतीक है। आगे क्या है? ये इसको बोलते हैं राजदंड। ये शाही सत्ता का प्रतीक है, यानी ये राजा के पास होता था, ठीक है? तो आप अब जैसे कभी लुई 16 की फ़ोटो देखेंगे ना, गूगल पे सर्च करिएगा, उसके हाथ में ये आपको कई सारी फ़ोटोज़ में दिखेगा। तो ये राजदंड है, इसका ये जो है प्रतीक है राजा की सत्ता का, शाही सत्ता का, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है? अपनी पूँछ मुँह में लिए हुए साँप, देखिए ना ये, इसका मतलब क्या है? सनातनता का प्रतीक। सनातनता का मतलब क्या हुआ? सनातनता मतलब ऐसे लिखते हैं अनंत, अनंत का प्रतीक। ये है अनंत का, क्योंकि देखो इसका कभी अंत नहीं हो रहा है ना, पूरा गोल है, अनंत। ये अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया। आगे देखते हैं, ये है लाल फ्रिजियन टोपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब पहले दास लोग थे, उनको जब स्वतंत्र किया जाता था तो उनको ये टोपी पहनाई जाती थी। तो ये भी स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है? स्वतंत्र किए गए दासों का प्रतीक जो है लाल फ्राइजियन टोपी है। फिर ये क्या है? नीला सफ़ेद लाल, ठीक है? ये देखो नीला, यहाँ पे नीला है, ये लाल है ना? और सफ़ेद, ठीक है? नीला, सफ़ेद, लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं, जिनको यहाँ पे दिखाया गया है। नीला, सफ़ेद, लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं और ये राष्ट्रीय झंडे में भी हमें देखने को मिलते हैं फ्रांस के। फिर ये क्या है? ये है डैनो वाली स्त्री। डैनो यानी परों वाली, ठीक? ये कानून का मानवीय रूप है, मतलब ये कानून को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? कानून दर्शा रही है कि ये एक कानून है। मैं आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ देखिए है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी वही ये वाला पुरुषों में नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसको देखो ये यहाँ पे है, तो ये प्रदर्शित कर रही है क्या? कानूनों को, कि जिसमें कानून लिखे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने आज